Hi students, let's say together, one lesson a day, one step closer to our future. One lesson a day, one step closer to our target. यदि एक लेसन आप डेली सीखते हैं, एक कदम आप आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम आपको बहुत ही सिंपल रूप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को आपको समझाने वाले हैं। वो क्या है कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज? यही है कि जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो जेम्स क्लार्क की थी, और उसमें जो इश्यूज थे उस इश्यूज को मैक्सवेल प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने किस प्रकार से सॉल्व किया। और ये 1960 की प्रॉब्लम, ये 1060 की प्रॉब्लम, ठीक है, ये 1060 की प्रॉब्लम और ये 1900 में पूरी होती है, ठीक है। 1900, ये जर्नी बहुत लंबी है, एक प्रकार 40 वर्ष की एक यात्रा है। ये टाइमलाइन हमको क्यों याद करना जरूरी है? ये टाइमलाइन इसलिए क्योंकि हम इन साइंटिस्ट लोगों को अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं कि काफी लंबे समय तक इन्होंने काम किया है, तब जाकर के इन चीजों को हम तक पहुंचाया है, और जिसके कारण से ना केवल हम तक पहुंचा है बल्कि काफी डेवलपमेंट हुआ है। और ये डेवलपमेंट जो कुछ भी हम देख रहे हैं, चाहे आज का सोलर सिस्टम है, ठीक है, जो घरों घरों में आप सोलर सिस्टम आप पाते हो, चाहे सोलर सिस्टम हो, चाहे इलेक्ट्रिक बाइक हो, चाहे इलेक्ट्रिक बसेस हो, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं इन्हीं सब थ्योरी पे। ये सब थ्योरी अगर जो ना ही होती तो शायद आज जो हम सुविधाओं को भोग रहे हैं वो शायद न भोग पाते। और इसके पीछे इसलिए साइंटिस्ट का बड़ा योगदान है। साइंटिस्ट की टाइमलाइन को याद करना भी जरूरी है, और कई बार एग्जाम में टाइमलाइन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी इस तरह से भी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जेम्स क्लार्क ने कब दिया था, 1860 याद रखना, ठीक है। और जो चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी सॉल्व नहीं कर सकी वो मैक्सवेल प्लैंक ने सॉल्व किया अपने क्वांटम थ्योरी के द्वारा, ठीक है ना। क्या क्या चीजें हैं जो ये सॉल्व नहीं कर सके थे? आपको इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, ये दो चीजें हैं जो सॉल्व नहीं कर पाए थे। एक तो एक साइंटिस्ट हैं गस्टा किर्चॉफ, ये भी करीब करीब इन्हीं के एज में आते हैं। वो 1859 से 60 के बीच में एक क्वेश्चन रेज किया ब्लैक बॉडी का। ब्लैक बॉडी प्रॉब्लम इन्होंने दिखाया कि ब्लैक बॉडी किस प्रकार से आप डिफाइन करोगे। अगर जो इनको चैलेंज किया एक प्रकार से जेम्स क्लार्क को, कि आप कहते हो कि जो एनर्जी है, जो रेडिएशन है, जो एनर्जी जो रेडिएशन से आती है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूअस फ्लो करती है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो ब्लैक बॉडी क्या है उसको भी आप समझेंगे आज, ठीक है। और ब्लैक बॉडी से मतलब क्या है? ब्लैक बॉडी से मतलब ये नहीं कि कोई काले रंग की कोई भी चीज हो ब्लैक बॉडी है। अभी इतना ध्यान में रखिए, मैं आपको समझाता हूँ। ओके, देन दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, जब उस पर किसी भी मेटल पर जब एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, ये भी वेव थ्योरी डिफाइन नहीं कर पाई थी, ठीक है। अब इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम रेडियो वेव टू गामा रेज। रेडियो वेव से लेकर के गामा रेज तक जो रेडियो फ्रीक्वेंसी उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने फ्रीक्वेंसी लैम्डा, इसमें लैम्डा दे रखा है सबकी, ठीक है। लैम्डा मतलब जो है वेवलेंथ दे रखा है, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का सीधा संबंध है। आप जो वेवलेंथ जानते हो तो फ्रीक्वेंसी बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो वेवलेंथ यहाँ पर मैंने दिखाया है, ठीक है। तो रेडियो वेव से लेकर के आपको गामा रेज तक की, इस खाली आपको दिमाग में बैठा लेना है, कोई रटने वाली चीज नहीं कि रटेंगे तभी आएगा, लेकिन बस
एक मोटा मोटा चीज आप दिमाग में बैठा लो कि ये थ्योरी आपके दिल दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, फिर ये नंबर आपको याद करना बड़ा आसान हो जाएगा, नंबर अपने आप दिल दिमाग में बैठ जाएंगे जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो नंबर के पीछे न जाइए, अभी कॉन्सेप्ट समझिए कि ये रेंज ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है रेडियो वेव से लेकर के गामा रेज। रेडियो वेव हम क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ अगर जो किसी की होती है तो रेडियो वेव पे होती है। ठीक है, रेडियो वेव की होती है। रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होती है वो 10⁹ से लेकर के 10⁻³ मीटर तक होती है। अब 9 आप समझ गए, 10 के आगे 90। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और 1 अरब। ठीक है, 1 अरब मीटर। ठीक है, ठीक। और बिलियन मिलियन में कहें तो इस प्रकार से 1 10 100 1000 10,000 100,000 1 बिलियन 1 मिलियन 10 मिलियन फिर बिलियन 10 बिलियन 10 बिलियन। ठीक है, 10 बिलियन मीटर से लेकर के 1000 मीटर तक की रेंज होती है रेडियो वेव की। ठीक है, ओके। तो रेडियो जो वेव है वो ये होती है। ठीक है, और उसमें रेडियो वेव में दो और रेडियो वेव आती है, एएम और एफएम। ठीक है, एएम का मतलब होता है जो एम्पलीट्यूड होता है, जो एम्पलीट्यूड जो होता है, जो एम्पलीट्यूड आप जानते हो, एम्पलीट्यूड जो है जैसे जो हाईएस्ट रेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड के साथ में जो आवाज होती है, आवाज को जब हम इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, तो कभी भी आवाज को हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये आता है एएम में। एफएम जो है फ्रीक्वेंसी बेस्ड होती है, इसलिए ये इनकी जो रेंज होती है एएम और एफएम की, वो 0 से लेकर के 100 मीटर तक होती है। ठीक है, 100 मीटर तक होती है, याद रखिए, मीटर में अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देन आता है माइक्रोवेव। जो माइक्रोवेव जो है वो 0 से लेकर के 10⁻³ तक होती है। ठीक है, -3 तक। ठीक, 10⁻³ तक मीटर तक। ठीक है, ये मीटर में ही हम आपको बता रहे हैं। ठीक, इंफ्रारेज भी जो है 10⁻³ से लेकर के 10⁻⁶ यानी 1 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 10⁻�6 कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है। 1 मीटर में, 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, या 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻�6। ठीक है, देन आता है विजिबल रेज। विजिबल रेज जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे रेज जिसको हम देख सकते हैं, जिनको जो जिसमें आता है विबग्योर। ठीक है, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर से आप इस फैमिलियर हैं। ठीक है, ब्लू इंडिगो सॉरी वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। ठीक है, इससे आप सहमत आप फैमिलियर हैं। ठीक है, तो विबग्योर की जो रेंज होती है, ब्लू की रेंज 400 380 मान के चलते हैं, 380, और इधर जो है 750। लेकिन हमारी आंख ज्यादातर जो है 400 और 700 की रेंज को देख पाती है। ठीक है, लेकिन विजुअल रेंज यहाँ तक माना जा सकता है, 380 से लेकर के 750 तक। ठीक है, ये हम देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है अल्ट्रा रेज। अल्ट्रा रेज बहुत ही छोटी रेज होती है, उनका जो है 10⁻⁻8 तक होता है। ठीक है, यानी यहाँ अगर जो ये नैनोमीटर है, याद रखिए, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर में कहेंगे तो 10⁻⁷ से लेकर के 10⁻⁹ मीटर तक इसको लेंगे। ठीक है, क्योंकि नैनो में कितना होता है, 10⁻⁹। ठीक, ओके। अल्ट्रा रेज जो होती है वो 10⁻⁸। ठीक है, अल्ट्रा रेज, तो इसको ये कहा जा सकता है, ये 8 तक। ठीक है, ये ले लो आप। ठीक है, या 8 तक ले लो, और इसको इसको या 9 तक ले लो। ठीक है, अल्ट्रा रेज। अल्ट्रा रेज जो है 10⁻⁹ मीटर तक। एक्स रेज जो है 10⁻⁴ और 10 तक, और ये माइनस, और गामा रेज जो है -14 तक होती है। ठीक है, तो इन रेज को दिमाग में आप बैठा लो कि हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, क्योंकि उनकी लैम्डा, जिनकी लैम्डा ज्यादा है, जिनका जो वेव लेंथ है ज्यादा है, उनकी फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, अब इसी पर क्योंकि ब्लैक
जो ब्लैक बॉडी प्रॉब्लम है इसी पर आधारित है, इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ब्लैक बॉडी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप ऐसे देखिए, आप अपने घर में ले लो, एक आयरन ले लो, ठीक है, आयरन की राड ले लो, ठीक है, आयरन की राड लेकर के आप इसको एक भट्टी पे गर्म करिए, ठीक है, इसको नंगे हाथों से मत पकड़ना। या तो आपने देखा होगा जब इसको भट्टी में एक लोहार गर्म करता है तो शुरू शुरू में क्या होता है, ये जब जलाते हैं तो ये रेड कलर, ठीक है, रेड कलर देता है। उसके बाद में आप देखते हो तो ऑरेंज कलर आ जाता है, थोड़ी देर के और जलाते रहे ऑरेंज कलर हो जाता है, और इसको जलाते रहिए तो ऑरेंज कलर के बाद में क्या हो जाता है, येलो कलर आ जाता है, ठीक है, येलो कलर आ जाता है, और उसके बाद और जलाते रहिए तो धीरे धीरे वो ब्लू कलर की लौ निकलने लगती, ब्लू कलर की, ठीक है, ब्लू कलर की लौ निकलने लगती, ठीक। तो अब इसके बाद अगर जो कितना भी जलाओ लोहे को पिघलेगा, लेकिन इस कलर के बाद कोई कलर नहीं दिखाई देता, ठीक है। आखिर क्यों, तो यहाँ तक क्यों नहीं दिखाई देता है, तो सिंपल आइडिया यही है कि हमारी जो विजिबिलिटी है वो इतने रेड से लेकर के ब्लू तक होती है, ठीक है, यानी हमारी जो विजिबिलिटी होती है आंखों की वो कितनी होती है, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक होती है, इसलिए आगे नहीं दिखाई देता। अब सवाल ये उठता है कि आगे ये रेज किस प्रकार से जो है, ये इसी को ब्लू बॉडी कहेंगे, यहाँ पर हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी हो गई, ठीक है। यानी ये स्थिति ऐसी आ गई जहां पर रेडिएशन को ऑब्जर्व तो करता है, और जितना रेडिएशन ऑब्जर्व करता है उतना रेडिएशन इमिट करता है, जितना ऑब्जर्व करता है उतना इमिट करता है, जितना ऑब्जर्व करता है उतना इमिट करता है। तो ये स्थिति आती है। तो ये स्थिति ऑलमोस्ट जैसे सन है, सूरज है, सूरज जैसे, सूरज जो है परफेक्ट एग्जाम्पल है आपके ब्लैक बॉडी का, ठीक है, सन, क्योंकि इसमें क्या है, हाइड्रोजन के ही कण है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलते रहते एनर्जी को, ये हाइड्रोजन जो है मिलते रहते, फ्यूज होते रहते हैं, न्यूक्लियर उनके हाइड्रोजन के न्यूक्लियस फ्यूज हो करके हीलियम बनाते रहते हैं, ठीक है, इसी कारण से एनर्जी बनाते हैं और फिर एनर्जी रेडिएट भी करते हैं। तो इनको लगा था, जेम्स मैक्सवेल को लगा था कि ये जो सूरज से जो एनर्जी निकलती है वो ऐसे निकलती, बिल्कुल एक कॉन्टिन्यूअस निकलती, इसमें बनता भी रहता है, निकलता भी रहता है, बनता भी रहता है, निकलता भी रहता है, ठीक है, यानी इसका रेडिएशन भी होता रहता है, इसमें उसकी एनर्जी ऑब्जर्व भी होती रहती है, ऑब्जर्वेशन और रेडिएशन कंटिन्यू चलता है और सतत चलता है, बिना रुके हुए चलता है। तो इन्होंने ये बताया कि ब्लू जो बॉडी है, ये जो ब्लू कलर यहाँ पर हो गया, तो इसके बाद अनंत तक के, कहते हैं इन्फिनिटी तक ये चलता रहेगा। जब इन्होंने पूछा ये सवाल को, गट्सो किरचॉफ ने जब पूछा इस सवाल को, तो उस समय कहा किया, वहां पर जब वो एनर्जी जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो लोहा ब्लू कलर जब उसका चेंज होगा, उसके बाद वो इन्फिनिटी तक जाएगी। ओह, सच में इस इन्फिनिटी तक जाएगी? क्या सूरज का अस्तित्व इन्फिनिट है? क्या सूरज कभी खत्म ही नहीं होगा? बात तो ये उठती है, ठीक है। और अब पता चलता है, जब फोटॉन थ्योरी आई तब पता चलता है कि नहीं, एक समय के बाद सूरज भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल जैसे ये रेड है, रेड हो गया, गर्म किया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, इसके बाद एक कलर और बनता है, व्हाइट होगा, धीरे धीरे ब्लू हो जाए, धीरे धीरे ये गायब हो जाएगा, धीरे धीरे ये सूरज गायब हो जाएगा। ऐसा कई शास्त्र भी कहते हैं कि सूरज जो है लाल होते होते बिल्कुल पिघल जाएगा और एकदम उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये कैसे है, ठीक है, तो वो आपको हम इसमें बताने वाले हैं मैक्सवेल के क्वांटम थ्योरी में, ठीक है। लेकिन इतना अभी तक समझिए, आप इतना समझ गए होंगे कि जो ब्लैक बॉडी है, तो ब्लैक बॉडी का मतलब होता है ऐसी बॉडी जो कंटिन्यूअस एनर्जी को क्या करती है, लेती है और ऑब्जर्व करती है और
इमिट करती है, ठीक है, इमिट करती है। तो ये किस रूप में करती है, कैसे चलता है? क्या यहाँ जो स्रोत है वो खत्म नहीं होगा कभी? क्या ये निरंतर बनता रहेगा? क्या ये साइकिल है? तो साइकिल भी नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। कि एक तरफ से बन रहा है, निकल रहा है, फिर बन रहा है, निकल रहा है, बन रहा है, निकल रहा है, इस प्रकार से ऐसा नहीं है, ठीक है। एनर्जी जो है, जब कोई भी, जैसे अभी मैटर के बारे में आप जानते हो, ठीक है, मैटर क्या करेगा, एक रूप, नाश तो नहीं होता लेकिन उसका रूप बदल जाता है, ठीक है। तो ये पक्का है कि ये तो मैटर है, हाइड्रोजन है, सूरज जो है हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है, हाइड्रोजन गैस का गोला ही है। तो एक समय तो आएगा कि ये खत्म होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जब सूरज जब बनाया गया तो उसके जो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स है वो निश्चित है, निश्चित मॉलिक्यूल। जैसे जब हम पैदा हुए, जब इंसान पैदा होता है तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो निश्चित होते हैं, ठीक है। आयरन निश्चित है था उस समय, और कैल्शियम निश्चित था, मैग्नीशियम निश्चित है बॉडी में, ठीक है। इस प्रकार से बॉडी में जितने भी एलिमेंट हैं वो निश्चित है, लेकिन यही एलिमेंट क्या करते हैं कि बाकी जो जो हम ग्रोथ करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन इसके बाद ये बॉडी भी तो नष्ट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि इनके दिमाग में एक प्रकार का देखा जाए तो एक बड़ा फिलोसफिकल सवाल है कि सचमुच ये इसी तरह से आएगा, ऑब्जर्व करेगा और देता रहेगा, इमिट करता रहेगा, ऑब्जर्व करेगा, इमिट करता रहेगा, कुछ और है, ठीक है। ये सवाल बना रहा 40 वर्षों तक। तब मैक्सवेल प्लैंक आते हैं और इन्होंने जो थ्योरी दी है वो बेहतरीन थ्योरी इन्होंने दी, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम आप ये समझ गए। तो मैक्सवेल थ्योरी में मैक्सवेल ने क्या बताया, मैक्सवेल भी साथ साथ पढ़ते जाए, इसको भी हम देख लेंगे बाद में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देख लेंगे। अब मैक्सवेल प्लैंक ने क्या कहा था, दोनों की स्टडी साथ साथ करते हो तो आपको बेहतर समझ में आएगा। दोनों को अलग करके पढ़ोगे जब तो बहुत कम समझ में आएगा। इसलिए मैक्सवेल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है और इनसे रिलेटेड जो समस्या है, और मैक्सवेल की जो मैक्सवेल प्लैंक, इनका मैक्सवेल प्लैंक नाम है और इनका क्या नाम है, मैक्सवेल जेम्स सी क्लार्क नाम है, ठीक। मैक्सवेल जेम्स सी क्लार्क इनका पूरा नाम है, ठीक है। दोनों में मैक्सवेल आता है इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये मैक्सवेल प्लैंक है, ठीक है। मैक्सवेल प्लैंक क्वांटम थ्योरी 1900 में दिया। इन्होंने क्या बताया कि भाई देखो, जो एनर्जी आती है सूरज से वो कंटिन्यूअस नहीं है, इट इज नॉट द कंटिन्यूअस, इट इज नॉट लाइक दिस, ठीक है। ये कंटिन्यूअस नहीं, बल्कि ये फोटॉन के रूप में, एक पैकेज, छोटे छोटे फोटॉन के रूप में एनर्जी आती है, ये पैकेज के रूप में आती है, ठीक है। ये पैकेज है। इसीलिए जो न्यूटन का जो सिद्धांत है, न्यूटन ने जो बताया था कि लाइट क्या है, न्यूटन के अनुसार लाइट पार्टिकल्स। तो ये जो है मैक्सवेल प्लैंक का जो क्वांटम थ्योरी है वो न्यूटन की थ्योरी को सपोर्ट करती है, ठीक है। उसमें इन्होंने कहा कि जो ये जो एनर्जी आती है वो पैकेट के, स्मॉल पैकेट के रूप में आते हैं, स्मॉल पैकेट। और इसी स्मॉल पैकेट को क्या कहा, क्वांटम, क्वांटा, ठीक है। इसको कहा क्वांटा, ये क्वांटा के रूप में आते हैं, ठीक है। और ये क्वांटा जो इसकी एनर्जी है वो बिल्कुल प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी को आप नू से दर्शाते हैं, नू और कुछ लोग यफ से दर्शाते हैं, ठीक है। जो आपको आसान लगे वो दिखाना, ठीक है। यदि कहीं कहीं पे वेलोसिटी भी एक जैसा दिखता है इसलिए कंफ्यूजन ना हो तो यफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स आई विल यूज यफ, ठीक है। यहाँ पर हम यफ यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ज्यादातर किताबों में आपको नू मिलेगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, नू, ठीक, नू, याद रखिएगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा जो क्वांटा की जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है उसके क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया तो इन्होंने कहा कि इसमें हम एच लगा दें, ठीक है, एच एफ, ठीक है, एच एफ या एच नो, ठीक है, एच नो, गामा भी नहीं या वीर भी नहीं, एच नो है, ठीक है। इसके बराबर होता है,
ठीक है, तो ये, और दूसरी चीज, पहली चीज तो ये बता दिया कि जो एनर्जी होती है वो इसके बराबर होता है, एच का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल, ठीक है, जूल, ठीक, ये होता है, कितना होता है, ओके, तो जूल पर सेकंड, ठीक है, जूल पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 1/T, ठीक है, आप जानते हैं इसलिए, ठीक, पर सेकंड, तो ये होता है, तो इसकी वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी होगा उससे इससे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये क्वांटा की एनर्जी निकलेगी, ठीक है। दूसरा चीज उन्होंने कहा जो पैकेज बनते हैं वो हमेशा जो है होल नंबर, ये एचएफ का होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन होते हैं, ठीक है, यानी ए इक्वल एन एच और एन, और एन मतलब होल नंबर, एन का मतलब होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, होल नंबर, ठीक है, जो भी पैकेज बनेंगे तो आधे नहीं होंगे, उसका होल नंबर होगा, ठीक है, उस हिसाब से ये मैक्सवेल ने इतना आप 11th में पढ़ोगे, ठीक है, 11th में इतना पढ़ने जा रहे हो, ठीक, और बहुत कुछ है जो आगे क्लासेस में आप पढ़ेंगे, लेकिन इतना भी आप समझिएगा, ठीक, क्वांटम थ्योरी में इन्होंने ये बताया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम दूसरा प्रॉब्लम जो इन्होंने सॉल्व नहीं कर पाए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में, ठीक है, उसको दिमाग में बैठा रहिए तो यहाँ भी आपको समझने में भी आसान होगा, ठीक है। सो लेट मी इरेज, ओके, आई विल इरेज इट फ्रॉम हियर, ठीक है। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है और कैसे जो है मैक्सवेल प्लैंक ने कैसे उसको सॉल्व किया, ठीक है। तो अब आपने देख लिया कि जो ब्लैक बॉडी का जो प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व किया, ब्लैक बॉडी को कैसे, ब्लैक बॉडी में ये बता दिया कि भाई देखो एनर्जी जो है वो जो ब्लैक बॉडी इमिट करती है और जो ऑब्जर्व करती है वो कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि ये क्या है पैकेज के रूप में डिसकंटिन्यूअस, लेकिन दिखती ये कंटिन्यूअस में है, इसलिए कंटिन्यूअस क्योंकि इनकी जो स्पीड होती है बहुत तेज होती है, इसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, इसलिए ये दिखता है कि ये पास पास है, लेकिन सच में ये पैकेज के रूप में आते हैं, ठीक है, ये क्वांटाइज होते हैं, क्वांटाइज रूप में आते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इन्होंने बता दिया कि भाई जो ये फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे, ठीक है, आगे आप देखोगे लैम्डा पे, ठीक है, उस पे डिपेंड, तो या तो ये जो कंटिन्यूएशन वाली बात कही थी कि है तो एक प्रकार से कंटिन्यूएशन, लेकिन ये है किस रूप में, पैकेज के रूप में, बीच बीच में गैप है, समय अंतराल है, ठीक है, ये इतना बताया, ठीक। दूसरा चीज है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ये आप समझ लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ठीक है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो मीन्स क्या होता है, फोटो मीन्स लाइट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो लाइट का यानी लाइट का जो है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या है, ये इसमें है, तो जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। सो इस प्रकार से कह लीजिए कि कोई भी ये एक प्रयोग दिया है इन्होंने, ठीक है, और ये नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पर एक जो है वो लगा दिया, मेटल लगा दिया, ठीक है, मेटल का ये, ठीक है, इसको समझ लीजिए, ठीक है, ये और इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, लेकिन इसमें एक व्यवस्था की गई कि इस पर लाइट फॉल करे, ठीक है, लाइट फॉल करे, तो जब लाइट फॉल करती तो ये कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है कि क्या बताता है कि जब लाइट फॉल करती है किसी भी मेटल पे
किसी भी मेटल पे लाइट फॉल करेगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट और इमिशन में अंतर है, याद रखिएगा, इजेक्ट और इमिशन में अंतर है। इमिट मतलब निकलना होता है, इजेक्ट मतलब होता है इनको फेंकना, ठीक है। तो निकलने और फेंकने में अंतर है। निकलने का मतलब ये स्पॉन्टेनियस है, फेंकने का मतलब है यहां से जबरदस्ती फोर्स लगा करके निकाल दिया जाता है। तो जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फोटोइलेक्ट्रिक बताते हैं, इस फोटोइलेक्ट्रिक सिद्धांत बताता है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मैटर, ठीक है, एनी मैटर डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है, या रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। यानी जो फ्रीक्वेंसी इसकी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, जितनी फ्रीक्वेंसी की रिक्वायर्ड होगी, यदि उससे कम फ्रीक्वेंसी की आप लाइट देंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। समझ गए? मान लिया जाए फॉर एग्जांपल, यदि इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर जो इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब आप दिमाग में आ रहा होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी, तो उसको हम क्या कहते हैं, इट्स ओन फ्रीक्वेंसी, द मटेरियल्स ओन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो ये होल्ड करती है, जो जिस फ्रीक्वेंसी में ये बनी रहती है, ठीक है, जो इसकी एनर्जी लेवल होती है, उसको हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड जो इसकी होल्डिंग पावर है उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये किसकी मान लीजिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसकी 400 है, 400 हर्ट्ज है, ठीक है। अब 400 हर्ट्ज, अब इसको इमिट करने के लिए क्या चाहिए, ये जो लाइट एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्या कहेंगे इसको, इजेक्शन, ठीक है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हैपेंस, दूसरा पॉइंट है, ठीक है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हैपेंस व्हेन हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉल ऑन मैटर, ठीक है, जब किसी भी मैटर पर, ठीक है, या मेटल पर, ठीक है, मेटल पे जब हाई रेंज की फ्रीक्वेंसी, जो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की जब लाइट पड़ेगी तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, ठीक है। तो आप समझ गए थे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के लिए इसको क्या चाहिए, हाई रेंज की क्या चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए, ठीक। लेकिन तीसरा बात इन्होंने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है, यहां लिख रहे, ठीक है। थर्ड थिंग जो इन्होंने बताया वो क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन आप मूव कर रहा है, ठीक है, वो इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लाइट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लाइट कौन सी लाइट, अब यहां पर भी कंफ्यूज हो जाओगे, तो कौन सी लाइट की बात है, जो इंटेंटेड लाइट, जो लाइट आ रही है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन इंटेंटेड लाइट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम एफ में लिख दे रहे हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, ठीक। पर फोर्थ पॉइंट है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो किस पर डिपेंड करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड करता है, जो जो फोटो है, यानी जो इसकी तीव्रता है,
ठीक है। लाइट की जो इंटेंसिटी है, अगर जो इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए, घटा दी जाए लाइट की, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी लेकिन इंटेंसिटी घटाई बढ़ाई जा सकती है। इंटेंसिटी से मतलब क्या है, अभी हम बताए थे, इंटेंसिटी से मतलब इसका एम्पलीट्यूड से, इससे है, ठीक है। इस एम्पलीट्यूड को घटाया बढ़ाया जा सकता है, इस एम्पलीट्यूड को ऐसे भी कहा जा सकता है, और पहले इस तरह से थी और बाद में इसको इस तरह से भी कैसे घटाया बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके वेव लेंथ में, इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई कमी नहीं, इसकी इंटेंसिटी में कमी आ सकती है, ठीक है, लेकिन वेव लेंथ जो था वो उतने रहेगा, ठीक है। ये इसकी वेव लेंथ में कोई कमी नहीं आएगी, ठीक। ये इसकी इंटेंसिटी में कमी आ सकती है, यानी इंटेंसिटी यदि बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, रेट ऑफ जो इजेक्शन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इफ यू increase by increasing intensity, we can increase the rate of ejection of electron. इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के रेट को हम बढ़ा घटा सकते हैं। बढ़ा देंगे तो इजेक्शन तेज होगा, उसकी इंटेंसिटी को घटा देंगे तो इजेक्शन कम होगा, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है। तो ये चार चीजें आप याद रखिए। फोटो सेंट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है जब कोई, क्या नाम है, फोटो मतलब लाइट किसी मेटल पर पड़ती है तो वो उससे एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पर अगर जो पड़ती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इजेक्शन किस पर डिपेंड करता है, सिंपल डिपेंड करता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो इसकी होती है उससे कहीं ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पर पड़ेगी तब, ठीक है। और इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, जो स्टैटिक एनर्जी है, वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पर। लेकिन ये जो मोमेंट है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। मोमेंट जो है इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी, ये याद रखना है आपको, ठीक है। मोमेंट किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी मात्र फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। लेकिन जो रेट ऑफ इजेक्शन है वो डिपेंड करेगी इंटेंसिटी पर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैक्सवेल प्लैंक ने इस सिद्धांत को, इस समस्या को कैसे समझाया, कैसे सुलझाया, ठीक है, ये आपको जानना है। तो मैक्सवेल, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है आप देख पा रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि एनर्जी कंटिन्यूअस आ रही है, कंटिन्यूअस इजेक्शन होगा, ठीक है। यही हाल यहाँ पे है, कंटिन्यूअस वाला प्रॉब्लम है। तो इसको इन्होंने कहा, फ्रैंक ने कहा कि नहीं कंटिन्यूअस नहीं, लाइट आती है पैकेज के रूप में, पैकेज की इंटेंसिटी अलग अलग होगी, ठीक है। इंटेंसिटी अलग है, जब अलग अलग इंटेंसिटी की पावर आती है, क्योंकि उसमें ये क्या नाम है, जब इंटेंसिटी की आती है तो ये इजेक्शन का रेट बढ़ता है। दूसरा चीज कहा, जो ये जो पैकेज है, ये पैकेज एनर्जी जो आती है वो किसके बराबर होती है, H/F के, ठीक है। यही बताया, ठीक। यही है, यही मेन फर्क है जो आपको समझना है, ठीक है। इन्होंने ये बता दिया कि जो लाइट जो आ रही है वो पैकेट के रूप में आती है, ठीक है, इसीलिए ये अफेक्ट डालता है और इसलिए नो टाइम में काम हो जाता है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन लोगों ने किया था, जिन साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक में देखा गया इस प्रकार की इतनी चीजें दिखती हैं। तो ये व्याख्या नहीं करा आखिर ऐसा क्यों होता है, तो इसकी व्याख्या इन्होंने मैक्सवेल प्लैंक ने इस सिद्धांत के आधार पर आसानी से कर दिया कि जो फ्रीक्वेंसी एनर्जी है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ठीक इसके प्रोपोर्शन होती है, ठीक है। इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी की जब आप डालते हैं तो हाई एनर्जी उसको मिलती है, हाई एनर्जी जब मिलती है उसको तो ये अपना क्या करता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन को फेंक देता है, इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। ये सारा ओके। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस and hope I have not left anything. If you feel that you are confused in some area, so feel free to write and I will be more than happy to help you.
थैंक यू। एंड याद रखिए, ये अगर जो आपको अच्छा लगे, आप भले ही हो सकता है 11th में ना होगे, 12th में ना होगे, जेईई मेंस की तैयारी न कर रहे होगे, छोटे क्लास में होगे, या हो सकता है हमारे पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपसे मेरा अनुरोध है, आप बच्चों के जीवन में एक भलाई कर सकते हैं यदि आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर देंगे। तो हो सकता है कि कोई बच्चा स्ट्रगल कर रहा होगा इन चीजों को समझने में, तो उसको आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा इंटेंशन है कि ज्ञान को हम फैलाएं और ज्यादा से ज्यादा हम बच्चों की मदद करें। थैंक यू।